तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का एक नया टॉपिक में हम क्या है एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम प्रत्येक कुछ पार्ट्स के अंदर हम निबंधों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये निबंध क्या है आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इससे क्या आपको एक बेहतर कंटेंट प्राप्त होगा, जिससे आप क्या यदि परीक्षा में आपके इस तरह का कोई निबंध आता है या इस तरह की कोई चीज़ आती है तो आप इसको बेहतर तरीके से करने में सक्षम हो पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का निबंध वाला पार्ट। यह कुछ पार्ट्स में आएगा तो आप इसके लिए तैयार रहें, थोड़ा समय निकालें। शुरुआत करते हैं। 3 निबंध पढ़ेंगे हम एक पार्ट के अंदर। पहला पार्ट देखते हैं जिसमें आता है 3 निबंध। पहला निबंध आता है राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। दूसरा, क्या इंटरनेट पुस्तक व्यवसाय का दुश्मन है। और तीसरा, सुंदर जीवन की कल्पना। तो एक एक करके देखते हैं। पहला आता है राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। क्या राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की बात करें, इसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं। भूमिका का मतलब होता है कि हम इस टॉपिक के अंदर जो निबंध का टॉपिक है इसमें हम किन किन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। हमारा फोकस किन किन पॉइंट्स पे रहेगा, तो हमारे 3 पॉइंट रहेंगे। पहला रहेगा राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर कौन से विवाद उठे हुए हैं, मतलब राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर उठने वाले विवाद। दूसरा आता हमारा राजनीति में महिलाओं का योगदान। राजनीति में महिलाओं नहीं है, ये महिलाएं हैं, ठीक है। तो महिलाओं का योगदान और महिलाओं के प्रति संकीर्ण सामाजिक मानसिकता। क्या महिलाओं के प्रति संकीर्ण सामाजिक मानसिकता। तो इन 3 टॉपिक्स के इर्द गिर्द हमारा ये पूरा निबंध लिखा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले भूमिका की। इसी तरीके से हमें शुरुआत करनी है अपने निबंधों की जो हमारे आते हैं। ये IAS और RS दोनों की मुख्य परीक्षा में जो निबंध का टॉपिक आता है तो उसमें लिखने में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुरू करते हैं आज की। सबसे पहले भूमिका की बात करें तो प्राचीन काल से क्या है पुरुष प्रधान समाज में ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जाती रही है। क्या प्राचीन काल से क्या है हमारा समाज कैसा है, पुरुष प्रधान समाज है। तो इस पुरुष प्रधान समाज में ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जाती रही है जिनमें क्या महिलाओं के लिए अपने उत्थान की बात सोचना तक दुष्कर प्रतीक होता है। मतलब महिलाएं अपने उत्थान की बात सोच नहीं सकती है, मतलब ये चीज़ सोचना बहुत हद तक क्या दुष्कर होता है। यह समाज पूर्वी सभ्यता से संबद्ध हो अथवा पश्चिमी सभ्यता से, ठीक है। तो जिसमें क्या महिलाओं के लिए अपने उत्थान की बात सोचना तक दुष्कर प्रतीक होता है। यह समाज पूर्वी सभ्यता से संबद्ध हो या पश्चिमी सभ्यता से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो सभ्यता है वो हमारे भारत देश की है, पूर्वी देशों की या फिर हमारे पश्चिमी देशों की, सभी जगह एक ही हाल रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल ये किसी एक विशेष क्षेत्र की समस्या है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। आधुनिक युग में जिस शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है, क्या आधुनिक युग जो हमारा आज का युग है उसमें जिस शिक्षा पद्धति को अपनाया गया उसमें भी महिलाओं के लिए पर्याप्त विकास की संभावनाएं नहीं है। आज जो हमारा शिक्षा पद्धति चल रही है उसके अंदर भी क्या महिलाओं के लिए पर्याप्त विकास की सुविधाएं संभावनाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिकांश अभिभावक क्या है लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा के विरोधी थे। क्या अधिकांश हमारे जो अभिभावक है, माँ बाप है, वो ये नहीं चाहती कि उनकी लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करें। फिर लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था की गई। जैसे हमारे स्कूलों में देखें तो ये गर्ल्स स्कूल है, ये बॉयज़ स्कूल है। तो लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिससे लड़कियों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। जिससे क्या होता है लड़कियों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। सह शिक्षा जिसे हम को एजुकेशन कहते हैं, इसकी व्यवस्था के बाद से महिलाओं में अनेक क्षेत्रों में पुरुषों को चुनौतियां देना शुरू कर दिया है। ऐसा होने के बाद क्या हुआ, लड़कियों ने लड़कों को काफ़ी जगह पछाड़ा है, मतलब कई क्षेत्रों के अंदर लड़कों से बेहतर कार्य करके दिखाया है। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि राजनीति में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी, परंतु राजनीति में अभी भी उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो ये चीज़ हमने देख ली। अभी हमने राजस्थान का जो अभी इलेक्शन हुआ है, विधानसभा का इलेक्शन, तो इसमें हमारे कितने 20 कैंडिडेट, कितनी 20 कैंडिडेट क्या महिलाएं चुनी गई है। अब 20 कैंडिडेट देख सकते हो किसके मुकाबले 200 कैंडिडेट के मुकाबले, कितने कैंडिडेट के मुकाबले 200 कैंडिडेट के मुकाबले हमारे 20 महिलाएं। इसका मतलब कितना, केवल 10%। कितना, केवल 10%। तो आप देख सकते हो राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजस्थान में कितना है, केवल 10% है। तो 10% से अंदाज़ा लगा सकते हो। और हमारा जो अब नया अधिनियम आया शक्ति नंदन अधिनियम, महिला शक्ति नंदन अधिनियम, तो
उसके अंदर क्या 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये इसीलिए की गई है क्यों, क्योंकि जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के, उन चुनाव में क्या है, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। इसीलिए सरकार को संविधान संशोधन के माध्यम से एक नया अधिनियम लाना पड़ा। ये 2026 की जो जनगणना होगी उसके बाद से जो भी चुनाव होंगे उसमें वो चीज़ें लागू हो जाएगी। तो शुरू करते हैं राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर उठते विवाद। बात करें तो राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर दो बातें सामने आती हैं। क्या? राजनीति में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है इसको लेकर दो बातें सामने आती है। पहली चीज़ आती है, क्या उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या नहीं। पहला तो सवाल, सबसे बड़ा सवाल ही उनके लिए यही है कि क्या महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और अगर मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए। क्या? अगर मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए। क्या उन्हें राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है, दूसरा सवाल ये आता है। और यदि आवश्यकता नहीं है तो वो आवश्यकता क्यों नहीं है। अब इस संदर्भ में ध्यान दें कि वर्तमान समाज में दो वर्ग है, एक तो सुधारवादी वर्ग है और एक विकासवादी। एक तो सुधारवादी या फिर विकासवादी वर्ग है और दूसरा हमारा रूढ़िवादी वर्ग है। रूढ़िवादी वर्ग ये चाहते हैं कि महिलाओं का कार्य एक विशेष कार्य होता है। क्या? जो घर संभालना, बच्चे, और जो इनका क्या सॉफ्ट कॉर्नर होता है, क्या होता है इनका सॉफ्ट कॉर्नर मानते हैं, समाज का एक सॉफ्ट पक्ष है। तो उन्हें कुछ वो ये मानते हैं जैसे पुरुष और महिलाएं क्या है, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जो हमारे बायोलॉजिकल भी अलग अलग होते हैं और सोशली भी अलग अलग होते हैं, रूढ़िवादी लोग मानते हैं। और ज़रूरी नहीं कि पुरुष के द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य महिलाओं के द्वारा भी किए जाए। क्यों? क्योंकि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य उसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जैसे पुरुषों के कार्य होते हैं। कभी भी महिलाओं के द्वारा किए गए कार्यों को कमतर नहीं आंकना चाहिए कि महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्य पुरुषों की तुलना में कमतर है। तो ये हमारे रूढ़िवादी लोग मानते हैं। जबकि विकासवादी लोग ये मानते हैं कि महिलाओं के पास चॉइस होनी चाहिए। क्या? महिलाओं के पास विकल्प होना चाहिए कि वे क्या चुनना चाहती है। वे यदि पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले कार्य को चुनना चाहती है तो उनको किसी भी तरह से बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि वो नहीं चुन सकती। उनके पास ये मौका होना चाहिए कि यदि वो ये चुनना चाहे, जैसे वो पारंपरिक जो महिलाएं कार्य करती है, वो यदि वो कार्य चुनना चाहे तो उन्हें वो कार्य करे, और यदि वो ना करना चाहे तो उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए। तो हमारे विकासवादी रूढ़िवादी लोगों की ये सोच होती है। सुधारवादी वर्ग द्वारा ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को राजनीति के साथ अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा नहीं केवल राजनीति के लिए कहते हैं, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होने से हमारे समाज का पर्याप्त विकास असंभव है। दूसरी ओर रूढ़िवादियों को मानना है कि महिलाओं के घर से बाहर जाने के बाद, क्या महिलाओं के घर से बाहर जाने के बाद उसका बुरा प्रभाव परिवार पर पड़ता है। ऐसा इसलिए कि हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था में घर को संभालने का दायित्व किस पे? महिलाओं पर। और उनके घर के बाहर जाने से यह व्यवस्था टूट जाएगी और समाज के विकास की नींव भी कमजोर पड़ जाएगी। तो ये हमारी सोच है। अब बात करते हैं राजनीति में महिलाओं का योगदान की। तो यदि सूक्ष्म रूप से सूक्ष्मतापूर्वक देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि सुधारवादियों रूढ़िवादियों दोनों के तर्क में सत्यता है। ऐसा नहीं कि हम किसी के नकार देंगे, जैसे रूढ़िवादी होते हैं कि इनका तर्क बेकार है, इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों में सत्यता है, परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या महिलाओं को हमेशा चार दीवारी के अंदर ही कैद रखा जाएगा। हमारे समाज में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब क्या महिलाओं ने पारिवारिक दायित्व को तो संभाला ही, साथ ही साथ क्या संभालते हुए सक्रिय रूप से राजनीति में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने घर भी संभाला, साथ ही साथ क्या राजनीति को भी संभाला। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि महिलाओं के द्वारा घर संभालना जाए, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ क्या होती है, क्वालिटीज होती है, पर्सनैलिटी, कुछ गुण होते हैं। तो वो कोई जरूरी नहीं है कि घर संभालना गुण सभी के अंदर हो सकता है उसके अंदर दूसरा गुण हो। जैसे हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, बिजनेसमैन वूमन होती है, तो उनके पास ना हो तो ना हो, उनके पास दूसरी क्वालिटीज हो सकती है। बात करें भारतीय सभ्यता के इतिहास में, क्या भारतीय सभ्यता के इतिहास में सर्वाधिक विकसित समाज संभवतः ऋग्वेदिक काल में था। कब था? ऋग्वेदिक काल में था सबसे विकसित समाज। और इस समय समाज में महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। तो हम देखें कि हमारे भारतीय सभ्यता के इतिहास में सबसे विकसित समाज कब का था? हमारे ऋग्वेदिक काल का था। और इस समय समाज में महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। शिक्षा से लेकर राजनीति तक इस काल में महिलाएं वैदिक ऋचाओं के सृजन से लेकर सभा और समिति जैसी जो सर्वोच्च संस्थाएं थी राजनीतिक संस्थाओं में
अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाती थी। तो ऐसा नहीं था कि वो वैदिक रचनाएं नहीं करती थी, वैदिक रचनाएं भी करती थी। साथ ही साथ जो हमारे ये कहते थे प्रजापति की 2 आंखें किसे कहते हैं, ये हमारे एक तो सभा होती थी और एक समिति होती थी, इनके अंदर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती थी। तो वहां तक हम मान सकते हैं। अब बात करेंगे महिलाओं के प्रति संकीर्ण सामाजिक मानसिकता। क्या महिलाओं के प्रति संकीर्ण सामाजिक मानसिकता की बात करें तो आधुनिक काल में पाश्चात्य शिक्षा के विकास के बाद, क्या आधुनिक काल में जो हमारी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति है तो उसके विकास के बाद महिलाओं के लिए एक बार फिर विकास का मार्ग खुला है। जो हमारी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति है, इंग्लिश या इंग्लिश ओरिएंटेड जो हमारी शिक्षा पद्धति है, एजुकेशन पॉलिसी है, इसके बाद से क्या महिलाओं को एक बार विकास करने का मौका फिर से मिला है। पाश्चात्य समाज में महिलाओं को घर की 4 दीवारी के बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से आचरण और विचरण का अधिकार मिला है और उन्होंने जल्द ही अपनी स्थिति सुधार ली, परंतु उनकी स्थिति अभी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पुरुषों के हाथों की कठपुतली तो वो आज भी बनी हुई है। तो हम प्रत्येक क्षेत्र में हम देख सकते हैं, चाहे भारतीय समाज हो, पूर्वी समाज या पश्चिमी समाज, सभी जगह उनको आज़ादी तो मिली है, लेकिन उस हद की आज़ादी अभी तक उनको मिलना बाकी है। विश्व के का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ महिलाओं को 10% से ज़्यादा प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। ये मतलब किसी भी राजनीतिक क्षेत्र हो, किसी भी संस्था में महिलाओं को 10% के से ज़्यादा या 10% के एवरेज में भी कहीं गारंटी नहीं मिली है। इस संदर्भ में यह ध्यान देने बात है कि पाश्चात्य देशों में राजनीति में सहभागिता के प्रति महिलाओं में सक्रियता भी नहीं है। तो महिलाएं भी इतनी सक्रिय नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ राजनीतिक स्वरूप बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अब निष्कर्ष के रूप में देखें इस निबंध का निष्कर्ष देखें तो कि सभ्यता के आरंभ से महिलाएं अपने महत्व के द्वारा मानव समाज के विकास में अग्रणी भूमिका निभाती आई है और आज समय की मांग है कि उन्हें राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए, चाहे वे आरक्षण के द्वारा प्रदान किया जाए अथवा राजनीतिक दलों द्वारा नैतिकता के आधार पर दिया जाए। भाई या तो नैतिकता के आधार पर राजनीतिक दल दे या फिर महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है तो उसके जरिए 33% आरक्षण दे दिया गया। नैतिकता की, राजनीतिक दलों के नैतिकता की आवश्यकता अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब अनिवार्य रूप से विधानसभा, लोकसभा की जितनी भी सीटें होंगी उनके अंदर आरक्षण अनिवार्य किया गया। हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या लगभग बराबर है। जब तक दोनों का विकास नहीं होगा तब तक हमारे समाज का पर्याप्त विकास नहीं हो सकता। तो हम बात कर सकते हैं कि अब वो समय आ गया है, जब नारी, जिसके अब कहा जाता है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, क्या रजत नग पग तल में पीयूष स्त्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो नारी के लिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग तल में पीयूष स्त्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अब इसकी मान्यता से ऊपर उठकर, क्यों? क्योंकि जो ये महिलाओं को क्या एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ इंगित करता है कि महिलाएं केवल सॉफ्ट कार्य करने के लिए बनी है। तो नारी क्या सुंदरता या फिर जो हमारे जो जीवन के जो सॉफ्ट पक्ष होते हैं उनके लिए बताता है, बल्कि हमें क्या करना है कि हे मानवी, तुम्हारे बिना हार्स मानव मात्र का हो जाएगा। मतलब कि तुम यदि आगे नहीं बढ़ी तो मनुष्य खत्म हो जाएगा। राजनीति में प्रतिनिधित्व बिना विकास अधूरा रह जाएगा, कि राजनीति इस तरह विकास नहीं कर पाएगी यदि तुम राजनीति में प्रवेश नहीं करती हो। तो इसी के साथ क्या है, ये वाला निबंध पूरा होता है। दूसरा निबंध आता है हमारा कौन सा है, क्या इंटरनेट पुस्तक व्यवसाय का दुश्मन है? क्यों? क्योंकि जो भी हमें सूचना चाहिए होती है, जो भी बात हमें पढ़नी होती है, उस तुरंत हम इंटरनेट खोलते हैं और देख लेते हैं। तो इस बात से धीरे धीरे क्या किताबें बंद हो जाएगी, लोग किताबें खरीदना बंद कर देंगे। तो इसी बात पे ये हमारा ऐसे, क्या इंटरनेट पुस्तक व्यवसाय का दुश्मन है। तो भूमिका देखें कि मतलब इस ऐसे में हम किसके इर्द गिर्द चीज़ें पढ़ेंगे। पुस्तक व्यवसाय में इंटरनेट की उपयोगिता, आधुनिक उपभोक्तावादी दौर में वर्तमान पीढ़ी का पुस्तकों के प्रति कम होता हुआ रुझान, पुस्तकों के लाभ और निष्कर्ष। क्या पुस्तकों के लाभ और निष्कर्ष, ये 4 चीज़ें जिनके इर्द गिर्द हम इस ऐसे को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं भूमिका की बात करें तो विगत कुछ वर्षों में, पिछले कुछ सालों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई क्रांति ने क्या किया, समूचे विश्व की कार्य पद्धति को प्रभावित किया। पूरी दुनिया में कार्य करने के जो तरीके हैं वो तेजी से बदले। कार्य पद्धति को प्रभावित ही नहीं किया है बल्कि बदल तक डाला है। इसका मूल मंत्र क्या, रफ्तार है।
क्यों? क्योंकि सभी लोग क्या तेजी से दौड़ रहे हैं, क्या सभी लोग तेजी से दौड़ रहे हैं, इसलिए क्या और सबसे बड़ी विशेषता सही सटीक कार्य निष्पादन है। किसका? इंटरनेट का। इसने क्या मनुष्य की असीमित ज्ञान प्राप्त करने की उत्कट जो प्रबल लालसा है और असीम शक्ति है तथा क्षमता प्राप्त करने की चाह है, इसको एक बार फिर से उजागर कर दिया है। विश्व में क्या पुनर्जागरण युग का सूत्रपात मनुष्य की इसी अमिट सदाबहार इच्छा का परिणाम था। कि जब हमारे जो विश्व के अंदर पुनर्जागरण युग का जो सूत्रपात हुआ है, यह क्या मनुष्य की इसी अमिट सदाबहार इच्छा का ही परिणाम था। अब बात करें सूचना प्रौद्योगिकी से, तो सूचना प्रौद्योगिकी की जादुई रफ्तार और अगाध सूचना भंडार संजोए रखने और उपलब्ध कराने की जो उनकी अद्भुत क्षमता है, उनके चलते अक्सर यह आशंका व्यक्त की जाने लगी है कि इससे पुस्तक या प्रकाशन व्यवसाय का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि इस आशंका का कोई औचित्य नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि मनुष्य के ज्ञानार्जन का अनंत सफर क्या सबसे पहले पुस्तकों से ही शुरू होता है। कि जो भी व्यक्ति मोस्ट ज्ञान लेने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसे किताबें ही दी जाती, इंटरनेट नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी है जो इस आशंका को मजबूती देती है। ये लोगों की आशंका है कि धीरे धीरे किताबें बंद हो जाएंगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे हमें लगता है कि वास्तव में हो भी सकता है ऐसा कि बंद हो जाए। तो पुस्तक व्यवसाय में इंटरनेट की उपयोगिता की बात करें तो पुस्तक प्रकाशन की परंपरागत पद्धति में पुस्तक प्रकाशन की परंपरागत पद्धति में पाठक के पास बहुत कम विकल्प होते हैं। क्यों? क्योंकि किताब में जो लिखा है, जैसे लिखा है, वह वही पढ़ता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाठक को यह पता नहीं चल पाता है कि किस एक विषय पर उसके पास कुल कितने विकल्प है। मतलब कोई टॉपिक आ जाए किताब के अंदर, तो उस टॉपिक में जितना लिखा है उसे वही पढ़ना पड़ेगा और उतना ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में क्या होता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं कि वो उस चीज़ को बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से पढ़ सकता है। इसकी तुलना में आज मनुष्य के पास कंप्यूटर है, इंटरनेट जैसी चमत्कारिक प्रौद्योगिकी है। तो अब बस माउस की एक क्लिक भर से पलक झपकते ही सूचनाओं और जानकारियों का भंडार हमारे लिए खुल जाता है। और यह सुविधा व्यक्तिगत को घर और दफ्तर कहीं पर ही, मतलब वो जहाँ चाहे वहाँ पे ये सुविधा उसको उपलब्ध हो जाती है। लेकिन इंटरनेट की इन्हीं विशेषताओं के आधार पर कुछ लोग इसे पुस्तक व्यवसाय के लिए डूबते को तिनके का सहारा भी बता रहे। उनका ये कहना है कि पुस्तक व्यवसाय इन दिनों कागज और छपाई की जो दिनों दिन बढ़ती कीमत है उससे परेशान है। क्या? पुस्तक व्यवसाय सबसे ज़्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि कागज की रेट बढ़ती जा रही है। अब कागज की रेट बढ़ती जा रही है तो इससे क्या पुस्तक व्यवसाय सबसे ज़्यादा परेशान क्यों? क्योंकि बहुत महंगी पड़ती है किताब। एक PDF तो क्या 1 रुपये की भी नहीं आती और उसी किताब की कीमत क्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में इंटरनेट उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। क्या इंटरनेट क्या हो सकता है? उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। कंपोजिंग और फॉर्मेटिंग प्रारूप जैसे प्रकाशन की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद अब उसे कागज पर छापने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वही पुस्तक रूप में ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है। क्या जरूरी नहीं है कि कंपोजिंग कर लो और जो हमारी फॉर्मेटिंग कर लो, फॉर्मेटिंग करने के बाद जो आपकी किताब बनी है, बुक बनी है, जरूरी नहीं है कि उसको कागज पर प्रिंट किया जाए। क्यों? क्योंकि वह ऑनलाइन भी बेची जा सकती है। हालांकि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अभी तक काफ़ी कुछ करना होगा। जैसे हमारे ई-कॉमर्स को पूरी तरह और समुचित ढंग से ऐसे नियम कायदों से सुसज्जित करना होगा जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य हो। मतलब हमें ऐसे नियम कानून बनाने अभी भी बाकी है जो पूरी दुनिया एक साथ मान सके इस क्षेत्र के लिए। इंटरनेट का हमारे निजी और सार्वजनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है और अभी बढ़ती ही जा रही है। और ये महत्व क्या और बढ़ता ही जा रहा है, अभी बढ़ता ही जा रहा है। यही कारण है कि विश्व के विभिन्न देशों की सरकारें इस चुनौती का सामना करने के लिए दोहरे स्तर पर तैयारियां कर रही है। क्या सभी देशों की सरकारें क्या कर रही है? इस चुनौती का सामना करने के लिए दोहरे स्तर पर तैयारियां कर रही है, अपने स्तर पे भी और सामूहिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो दोहरा स्तर कौन कौन सा हो गया? एक तो स्वयं के स्तर पे और एक क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो दोनों ही स्तर पे क्या ये तैयारियां कर रही है। इंटरनेट और ई-कॉमर्स का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पाठक यानी कि ग्राहक और प्रकाशक बिना किसी बिचौलिए के सीधे एक दूसरे से संपर्क साध सकते हैं। या पाठक और जो हमारे संपादक है, दोनों के दोनों क्या है, बिना किसी बिचौलिए के सीधे एक दूसरे से संपर्क साध सकते हैं। इससे पुस्तक खरीदने में होने वाला जो खर्च या फिर लागत में आने वाली कमी, क्या या लागत में
काफ़ी कमी आएगी। इससे लेखकीय सम्मान को भी दोबारा से पुनर्प्रतिष्ठा मिलेगी। जो लेखकीय सम्मान है इसको बहुत ज़्यादा पुनर्प्रतिष्ठा मिल सकेगी। उसे अपने संभावित पाठकों को अपनी कृतियों को और आकर्षित करने और प्रचार करने जैसे झंझटों से छुटकारा मिलेगा। इंटरनेट के लाभ इतने सहज और त्वरित है कि परंपरागतवादी जो सोच वाले हैं वे भी क्या अब यह मानने लगे हैं कि आखिरकार विज्ञान ने मनुष्य के सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने में कहीं न कहीं सार्थक भूमिका तो निभाई है। क्यों? क्योंकि पहले एक पुस्तक छापते थे, पुस्तक छाप के फिर उसको क्या है प्रचार प्रसार किया जाता था। बहुत सारे हमारे शोज़ किए जाते थे ताकि उस पुस्तक का सभी जगह है ना क्या कहते हैं पब्लिसिटी की जा सके। अब इंटरनेट के माध्यम से क्या पब्लिसिटी करना तो बाएं हाथ का खेल है। मतलब एक दिन के अंदर पब्लिसिटी पूरी दुनिया के अंदर की जा सकती है। तो हमारा इंटरनेट तो ने इसको कुछ हद तक तो हेल्प की है। ऐसा नहीं है कि उसको केवल बर्बाद किया है, कुछ हद तक हेल्प भी की है। तो बात करें आगे, आधुनिक उपभोक्तावादी दौर में वर्तमान पीढ़ी का पुस्तकों के प्रति कम होता रुझान। आज का युग क्या उपभोक्तावादी युग है। आज का युग क्या है उपभोक्तावादी युग है। आज किसी भी उत्पाद का सफल होना या न होना उपभोक्ता की पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है कि कौन सा उत्पाद सफल होगा और कौन सा उत्पाद सफल नहीं होगा। ये किस पर निर्भर करता है? ये उपभोक्ता की पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उपभोक्ता की पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है। ऐसे प्रतिस्पर्धी माहौल में और नई चुनौतियों के मद्देनजर पुस्तक व्यवसाय अपने वर्तमान तौर तरीकों के साथ बाजार में नहीं टिक सकता। जो उनका पुराने तौर तरीके थे उन तौर तरीकों के साथ अब वर्तमान जो बाजार है तो उसमें तो वो टिक नहीं सकता। ये तो सत्य है। वर्तमान पीढ़ी का पुस्तकों के प्रति रुझान काफ़ी कम हुआ है, जो वास्तव में चिंता का विषय है। अतः क्या किताबों के माध्यम से ज्ञान अर्जन करने की परंपरा को बनाए और बचाए रखने के लिए आवश्यक है कि पुस्तक व्यवसाय भी समय के साथ अपने आप खुद के तौर तरीकों में बदलाव लाए। यानी शेर के से बचने का सबसे अच्छा और ज़्यादा उपाय है कि आप ही उस पर सवार हो जाए। क्या कि भाई लोग धीरे धीरे किताबों को पढ़ना बंद कर दे। इससे अच्छा है इंटरनेट की वजह से कि आप इंटरनेट को ही इसका माध्यम बना ले। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह बहुत ही जल्दी निष्कर्ष निकालने लगता है। मनुष्य की क्या प्रवृत्ति होती है कि वो बहुत ही जल्दी क्या होता है निष्कर्ष निकालने लगता है। और इसी प्रवृत्ति के अंतर्गत विज्ञान, उद्योग और अथवा अन्य क्षेत्रों में किसी भी नई खोज या तकनीक को नई क्रांति की ऐसी मिसाल मान लिया जाता है जिसकी आँच में पुरानी चीज़ें भस्म होने लगी है। क्या कि मनुष्य की दोबारा से पढ़ देते हैं आपके लिए। इसी प्रवृत्ति के अंतर्गत क्या है विज्ञान, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में किसी भी नई खोज या तकनीक को इस क्रांति की ऐसी मिसाल मान ली जाती है जिसके हाथ में क्या पुरानी चीज़ें भस्म होने वाली हो। और ऐसी ही कुछ इंटरनेट क्रांति अब बनाम पुस्तक प्रकाशन के परंपरागत जो तौर तरीके हैं इसी के संदर्भ में हुआ है। कहा जाने लगा है कि इंटरनेट और ई कॉमर्स पुस्तक व्यवसाय को निगल जाएंगे। क्या इंटरनेट और ई कॉमर्स पुस्तक व्यवसाय को निगल जाएंगे, परंतु हमें ऐसी प्रवृत्ति और फतवेबाजी से बचना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी की इस नई देन का हमें स्वागत करना चाहिए। ये प्रौद्योगिकी लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। साथ ही क्या है इसकी जो खूबियों का गहराई से विश्लेषण करते हुए ये सोचना चाहिए कि जो भयानक मंदी है इसकी मार झेलते पुस्तक व्यवसाय में इस तकनीक की मदद से कैसे जान डाली जा सकती है। तो हमें क्या पुस्तक व्यवसाय के प्रति नेगेटिविटी छोड़ करके उसको देख सकते हैं कि हमारे सूचना प्रौद्योगिकी के युग में उनको किस तरह से लाभ पहुंचाया जा सकता है। अब हम बात करें पुस्तकें पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है। पहली बात तो यह है कि कोई भी पुस्तक प्रेमी पुस्तक को कंप्यूटर के माध्यम से नहीं पढ़ना चाहिए। भाई जो ऐसा बंदा है जो पुस्तक पढ़ने का प्रेमी होता है उसको कंप्यूटर के माध्यम से नहीं पढ़ना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जो बुक से पढ़ना चाहता है वो बुक से ही पढ़ेगा, उसको कंप्यूटर से पढ़ने की इच्छा नहीं करेगी। बिना हाथ में किताब पकड़े उसे पढ़ने का सच्चा और असली आनंद आ ही नहीं सकता। कागज़ और छापे की मिली जुली सुपरिचित गंध उसे कंप्यूटर स्क्रीन और उस पर उभरने वाले जो पृष्ठ है उनसे कैसे मिलेगी? उनसे नहीं मिल सकती। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि जैसे कई लेक्चर्स आप जो यूट्यूब पर देखते हैं या डिजिटल स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको अच्छे तो लगते हैं लेकिन याद नहीं होते। याद तब होते हैं जब आप उनको बुक्स में देखते हैं। इसलिए बुक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आज कंप्यूटर का गुट का संस्करण जो जिसको लैपटॉप कहते हैं बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है,
पर उसमें किताब जैसा सुकून भरा स्पर्श नहीं मिलता। फिर किताब जैसी सुविधा उसमें कहाँ, उसे कहीं भी रखो, कैसे भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो, बिस्तर पर लेटकर किताब तो पढ़ी जा सकती है, पर लैपटॉप या पीसी बिल्कुल नहीं। बगीचे की नर्म घास पर बैठ के किताब पढ़ने का आनंद तो सबसे ही अलग होता है, जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे। कहने की बात रही तो कहने का तात्पर्य यह है कि किताब तो फिर भी किताब ही रहेगी। किताब को पढ़ते पढ़ते आपको उसकी कुछ पंक्तियां या कुछ उद्धरण पसंद आ गया तो आप उसे रेखांकित कर सकते हैं, उस पर कुछ टिप्पणी इत्यादि लिख सकते हैं, उसे पेज के हाशिए या मार्जिन लिख सकते हैं। लेकिन आप पीडीएफ है तो पीडीएफ में कैसे लिखेंगे? कंप्यूटर में ये तुरंत फुरत वाली सुविधाएं कहाँ? वहाँ तो अपनी पसंद की लाइनों और उद्धरणों को सहेजने के लिए आपको अलग से फाइल बनानी पड़ेगी, जिसे खोलने और पढ़ने के लिए खासा टेक्निकल उपक्रम मतलब टेक्निकल होना पड़ता है। पर किताब के पन्ने हैं कि जरा जरा गर्दन झुकाई और देख ली, कि जब जरा गर्दन झुकाई और उनके अंदर देख ली, और तो और जिस आसानी से और सहजता से कागज की किताब के रहस्यों को दोस्तों के साथ साझा किया जा सकता है, वो सब कंप्यूटर के संदर्भ में इतना सहज नहीं हो पाता, मतलब कंप्यूटर से इतना आसान नहीं। ये सच है कि वर्तमान में लेखक का काम दिनों दिन कठिन होता जा रहा है। कि वर्तमान में लेखक का काम क्या है, दिनों दिन कठिन होता जा रहा है। प्रकाशक ढूंढने से लेके छपी हुई पुस्तकें मार्केटिंग तक के सिरदर्द उसे झेलने पड़ते हैं, क्योंकि एक लेखक केवल लिखने का कार्य नहीं करता, बल्कि उसके आगे भी उसके बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे प्रकाशक ढूंढो, फिर मार्केटिंग करो उसकी, तो अलबत्ता मार्केटिंग जैसे जटिल काम में उसे इंटरनेट से काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन ये मानना और कहना कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रकाशन व्यवसाय का सफाया कर देगा, व्यर्थी अनिष्ट की आशंका को पालना हास्यास्पद और मनोविज्ञान का उपहास करने जैसा है। कि ये वाली बात तो सोचने वाली नहीं है कि इंटरनेट क्या करेगा, पुस्तक व्यवसाय को खा जाएगा या उसको नष्ट कर देगा। वैसे दुनिया में कयामत का हो खड़ा करने वालों की भी कमी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि 2012 के अंदर दुनिया खत्म हो जाएगी, तो फिर 2016 के अंदर दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर कहा गया कि कोरोना की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इसी बात की कह सकते हैं कि वैसे दुनिया में कयामत का हवा खड़ा करने वालों की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे लोग क्या साहित्य, धर्म, विवाह, प्रजातंत्र और अन्य स्थापित संस्थाओं के अंत की भविष्यवाणियां समय पर करते रहते हैं कि ऐसा होगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी, और वैसा होगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी, और इस दिन हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस तरह के हवा चलते ही रहते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति इसके ठीक विपरीत है। ये आज इन संस्थाओं के समर्थक दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इन्हें मजबूती ही मिली है। इसमें भी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि प्रकाशन व्यवसाय के खत्म हो जाने की यह आशंका निर्मूल ही साबित होगी। मतलब ऐसा नहीं कि इंटरनेट आज की देन है, इंटरनेट को काफ़ी समय हो गया, लेकिन मार्केट में आज भी किताबें बिक रही है। तो इससे तो हम यही देख सकते हैं। अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो इस समुचे विवाद या बहस का एक दुखद और आश्चर्यजनक पहलू ये कि इस प्रकार की तमाम आशंकाएं क्या संपन्न वर्ग के द्वारा ही प्रचारित की जा रही है। जो संपन्न वर्ग है वही ऐसी बातों को प्रचार कर रहा है। संभवतः उन्हें यह भ्रम है कि कंप्यूटर हर किसी को सुलभ है, मतलब हर किसी के पास कंप्यूटर है। लेकिन जिस समाज में बिजली, पेयजल, साक्षरता और स्वास्थ्य सुविधाएं अभी तक जटिल समस्या बनी हुई हो, और जो थोड़ी बहुत हो, और यदि ये सुविधाएं हो वो भी थोड़ी बहुत हो, तो वे भी आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो वहाँ इस तरह की बहस करनी बेतुकी और फालतू या निरर्थक लगती है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर बुक्स की जो लड़ाई है, तो ये लड़ाई कौन महसूस करता है, कौन चर्चा कर रहा है? जिसका पेट भरा हुआ है। क्या? जिसका पेट भरा हुआ है। लेकिन लोगों की इसके अलावा भी बहुत सारी चिंताएं होती है, तो वो जिनके पास क्या ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो कम से कम अपने देश के संदर्भ में तो ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या के पास कंप्यूटर, लैपटॉप या डिजिटल टेक्नोलॉजी से वंचित है, मतलब बहुत दूर है। तो वे तो ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? बुक्स ही मानेंगे। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस जैसे विकसित देशों में को ले तो सूचना प्रौद्योगिकी का प्रचार वहाँ हमारे यहाँ से ज़्यादा है। तो क्या वहाँ किताबें छपनी बंद हो गई क्या? क्यों? क्योंकि वहाँ पे किताबें छपनी बंद नहीं हुई है। सच तो यह है कि पुस्तकों का मनुष्य और समाज के लिए बहुत बड़ा महत्व है, और सदैव हमारे लिए ज्ञान का मूल स्रोत बनी रहेगी। पुस्तकें क्या हमारे लिए ज्ञान का मूल स्रोत बनी रहेंगी।
अब हम देखते हैं तीसरा और आज का आखिरी ऐसे, क्योंकि हर पार्ट के अंदर हम 3 ऐसे देखेंगे। सुंदर जीवन की कल्पना। दूसरा ऐसे क्या था? सुंदर जीवन की कल्पना। तो भूमिका देखें इसकी, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सृष्टि द्वारा सृजित सभी प्राणियों में मनुष्य ही विवेकशील है। दूसरा, मनुष्य जीवन में आने वाली बाधाएं। तीसरा, आशावादी दृष्टिकोण का महत्व। चौथी बात देखेंगे मनुष्य और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता। पांचवी चीज देखेंगे मनुष्य के जीवन में गतिशीलता अथवा क्रियाशीलता का महत्व, और फिर इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो ऐसे को हम इन पॉइंट्स के इर्द गिर्द देखेंगे। शुरुआत करते हैं भूमिका। टॉपिक तो आपने देख ही लिया कि टॉपिक हमारा सुंदर जीवन की कल्पना। कोई व्यक्ति यदि चाहे कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, तो इस कल्पना में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसकी भूमिका देखें तो सृष्टि में अवतरित होने के बाद और मृत्यु की प्राप्ति से पहले। क्या सृष्टि में अवतरित होने के क्यों? क्योंकि सभी मानते हैं हमने तो अवतार लिया, हमारा तो कोई जन्म नहीं हुआ, हमने क्या अवतार लिया है। और मरने की से पहले, मतलब मृत्यु की प्राप्ति से पहले, ये पूर्व, प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन की यात्रा विभिन्न प्रकार की सम विषम घटनाओं के बीच तय करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के साथ जितनी भी घटनाएं होती है वह हमेशा सुखद नहीं होती है, उसमें कोई घटना दुखद भी हो सकती है। तो सभी तरह की जो घटनाएं उसके साथ घटित होती रहती है, परंतु प्रत्येक प्राणी में जन्म के साथ ही कल्पना शक्ति भी स्थापित हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसे क्या कल्पनाशीलता विकसित होती जाती है, और अपनी कल्पनाशीलता से वह अपने भीतर की जो महत्वाकांक्षाएं पालता रहता है। फिर सृष्टि में संसाधनों की सीमितता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति केवल कल्पनाओं में कुछ भी बना सकता होगा। कहते हैं जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। जहां न पहुंचे रवि मतलब जहां सूर्य अपनी किरण नहीं पहुंचा सकता वहां तक कवि पहुंच सकता है। क्यों? कल्पनाशीलता को आप सीमित नहीं कर सकते हो। कल्पनाशीलता के जरिए व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है। भारत में बैठ के, जयपुर में बैठ के वह स्विट्जरलैंड की वादियों में घूम सकता है कल्पनाओं में। तो इसलिए प्रत्येक प्राणी की सभी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की कल्पनाशीलता बहुत विस्तृत है, और यदि वो अपनी कल्पनाशीलता को से चीज़ों को पूरा करने की सोचे तो वो पूरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सृष्टि में संसाधन क्या है, वो तो सीमित है, और वो सारे संसाधन क्या है, व्यक्ति की सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। आगे बात कर, सृष्टि द्वारा सृजित सभी प्राणियों में मनुष्य ही है विवेकशील। क्या जितने प्राणी है दुनिया के अंदर उनमें विवेकशील कौन है? केवल मनुष्य है। तो इसकी बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सृष्टि के समस्त प्राणी सुरुचिपूर्ण और निष्कंटक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। मतलब जीवन, दुनिया के अंदर जितने प्राणी हैं वो चाहते हैं बढ़िया तरीके से जीवन जीना, और ऐसा जीवन जीना जिसमें किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो। ऐसी कामना तो कोई नहीं करता उसके जीवन में कोई ऐसी घटना घटे जिसके कारण उसके जीवन में दुख का वातावरण उपस्थित हो। वे तो आजीवन सुख की चादर ओढ़ के रहना की कामना करते हैं कि वो जिंदगी भर सुखी रहे, ऐसी सोच रखते हैं। इस सृष्टि में अभी तक सभी प्राणियों में मनुष्य की विवेकशीलता ही प्रत्यक्षता प्रकट हो पाई है, और कल्पना की शक्ति भी शायद उसी में सर्वाधिक है। क्या ऐसा नहीं कि जो हमारे जानवर होते हैं उनमें कल्पनाशीलता नहीं होती है, लेकिन वो क्या पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होती है। उनमें होती तो है, वो भी सोचते हैं, वे भी दुख महसूस करते हैं, सुख महसूस करते हैं, सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा प्रकट नहीं कर पाते। इसलिए अपनी उत्पत्ति के बाद से वह विकास के पथ पर सतत आगे बढ़ रहा है। सृष्टि में दुख का नियमित चक्र चलता रहता है। वस्तुतः सुख के बिना दुख का और दुख के बिना सुख का अनुभव कैसे किया जा सकता है? कि व्यक्ति की जिसके जीवन में कभी सुखी ना आयो, सुखी ना आयो तो सुख का अनुभव नहीं कर सकता, और ऐसा व्यक्ति जिसने कभी दुख नहीं देखा तो वही बात है कि यदि व्यक्ति सारे जीवन भर सुख ही सुख लेगा तो उसको कभी एक समय आएगा कि वह सुख से भी दुखी हो जाएगा, और यदि व्यक्ति में दुख ही दुख आ जाएगा तो वह दुख से भी दुखी हो जाएगा। तो व्यक्ति को दुख भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सुख भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने हमारा जो पिछला लेक्चर था जिसमें हमने पल्लवन देखा था, तो पल्लवन में भी आपको ये चीज़ बताई थी। बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य जीवन में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं। पहली बाधा आती है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती रहती हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो बाधाओं को डटकर मुकाबला करते हैं, और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो बाधाओं को देखते ही दूर भाग खड़े होते हैं। बाधाएं क्या है? मनुष्य की कर्मशीलता और अकर्मण्यता को उजागर कर देती है कि मनुष्य कितना कर्मशील है और कितना कामचोर है। ये चीज़ कौन बताती है? हमारी बाधाएं।
कर्मशील व्यक्ति बाधाओं का सामना करते हैं, जबकि अकर्मण्य व्यक्ति बाधाओं को देखकर निराश हो जाते हैं, उत्साहहीन हो जाते हैं। बाधाएं आती है और वो डर कर भाग जाते हैं। मानव की क्षमता, अमूल्य जीवन के प्रति उसकी गंभीरता, कष्ट सहिष्णुता और पौरुषमयता आदि गुणों का प्रकटीकरण बाधाओं के बिना संभव नहीं है। इसलिए विकास के मार्ग में बाधाओं के आने पर मनुष्य को धैर्यपूर्वक अपनी क्षमता का पूर्ण परिचय देते हुए, बाधाओं को दूर करते हुए अपने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। इससे मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्ण रूप से सफल हो पाता है। तब उसे बाधा रहित लक्ष्य की प्राप्ति से अधिक आनंद अनुभूति की प्राप्ति होती है और इसकी गौरव वृद्धि भी होती है। अब बात करें आशावादी दृष्टिकोण का क्या महत्व है। कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा आशावादी होता है, यदि व्यक्ति ऐसा दृष्टिकोण रखता है तो उसका क्या महत्व रहेगा, तो उसकी बात करें तो मनुष्य को जीवन के प्रति सदैव आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये मानना चाहिए यदि जीवन में आपके पास दुख है तो आपको ये सोचना चाहिए जीवन में दुख हमेशा नहीं रहेगा, इसके बाद सुख जरूर आएगा। तो बाधाओं की उपस्थिति होने पर मनुष्य प्राय निराशा का शिकार होने लगता है और धीरे धीरे वह निराशा उसे अपने शिकंजे में इस प्रकार जकड़ लेती है कि निराश व्यक्ति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इस सृष्टि में अस्तित्व को कायम रखने वाले आशा और विश्वास ही तो है। क्यों? क्योंकि हम ये इसलिए बेहतर जीवन जीते हैं क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि जो हम कार्य कर रहे हैं जिससे हमारा भविष्य का जीवन सुखमय होगा। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी के दौरान क्या है बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं और ये इतना कष्ट सहन करते हैं। और ये इतना कष्ट हम सहन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे अंदर क्या आशा और विश्वास है कि भविष्य में इससे हमें बेहतर लाभ होगा। जब विश्वास का सिंहासन डोलता है तो निराशा का वातावरण उपस्थित होने लगता है। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति को लगता है कि किसी भी चीज़ से उसका भविष्य सुधर नहीं सकता तो वह कर्मशील होना बंद हो जाता है। क्या वह कर्मशील होना बंद हो जाता है। इसी संदर्भ में यह भी ध्यान देने वाली बात है कि मनुष्य का विश्वास यदि सत्य के अनुगामी हो तो निराशा का वातावरण अपने आप ही दूर हो जाता है। क्या कि मनुष्य का विश्वास यदि सत्य के अनुगामी हो, सत्य के अनुसार हो तो निराशा का वातावरण अपने आप ही दूर हो जाता है। कि बेकार की यदि आप चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हो तो कभी भी आपकी निराशा नहीं होगी। जीवन के प्रति समन्वित दृष्टिकोण अपनाने वाले व्यक्ति के लिए आशा सबसे बड़े संबल का कार्य करती है। भाई जीवन के प्रति जो समन्वित दृष्टिकोण अपनाता है, भाई न तो ज़्यादा उतार देखता है न चढ़ाव देखता है, मतलब एक समन्वित और एक संतुलित दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति के लिए आशा सबसे बड़े संबल का काम करती है। आशा की उपस्थिति में मनुष्य की क्षमता और योग्यता का विकास होता है, जबकि उसके अभाव में दोनों का ही ह्रास हो जाता है। मतलब उसकी क्षमता और योग्यता दोनों ही खत्म होने लगती है यदि व्यक्ति में आशा और विश्वास की कमी होने लगे तो। आशा के बिना किसी भी कार्य का संपादन मनोयोग पूर्व संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को जब आशा ही नहीं होगी तो अपने पूरे मन से उस कार्य को कभी करेगा ही नहीं। तो आशापूर्ण जीवन दृष्टि अपनाकर मनुष्य अपने उत्साह में निरंतर अभिवृद्धि कर सकता है और बिना किसी संशय के अपने लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त कर सकता है। आशा और विश्वास तो मानव जीवन के आधार है। आशा व्यक्ति को नित्य नई स्फूर्ति प्रदान करती है तो विश्वास उसे क्या करता है? सफलता की निश्चितता का आभास देता है। सृष्टि में जीवन ग्रहण करने से लेकर मृत्युशैया पर स्थापित होने से पूर्व तक जो व्यक्ति सुंदर यात्रा का आदर्श प्रतीक बना रहता है और अन्यों के वास्तविक स्नेह और आकर्षण का हेतु बनता है, उसी का जीवन सफल माना जाता है। जीवन यात्रा का पथ कांटों से भरा भी हो सकता है। जीवन क्या संघर्ष का नाम हो, और जिस पथ पर फूल ही फूल बिछे हों उस पथ पर यात्रा करने से जीवन के वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हमने देखा है ज़्यादा सुख होना भी बेहतर या श्रेष्ठ नहीं होता। तो मनुष्य और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता की बात करें, सृष्टि में संसाधनों की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। सृष्टि में क्या संसाधनों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए सभी संसाधन समान रूप से उपयोगी भी नहीं होते। संसाधनों की अनुचित प्राप्ति व्यक्ति और प्रकृति के लिए अनिष्टकारी होती है। सीमित संसाधनों का उपयोग करके ही उच्च आदर्श जीवन जिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने ये महात्मा बुद्ध का जो सिद्धांत था अस्तेय का, तो वो भी यही बताता है कि जिस चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है उसको आप संग्रह मत करो। अस्तेय नहीं, अपरिग्रह। तो उसमें क्या होता है, जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं है तो उन चीज़ों का आप संग्रह न करें। तो सभी धर्मों में यही चीज़ बताई गई है कि आप एक सीमित संसाधनों का उपयोग करके उच्च जीवन आदर्श स्थापित करके मनुष्य क्या महान बन सकता है।
इसलिए व्यक्ति को क्या कम से कम संसाधनों से अपना कार्य संपादित करने की सोच रखनी चाहिए। वो ये सोचना चाहिए कि हमें जिन चीज़ों की जरूरत नहीं है तो ऐसे संसाधनों का आपको उपयोग करने की आवश्यकता भी नहीं है। संसाधनों की अधिकता आसक्ति को जन्म देती है। क्यों? क्योंकि संसाधनों की अधिकता क्या करती है? आसक्ति को जन्म देती है। और आसक्ति के कारण लोभ का वातावरण उपस्थित होता है। क्या? आसक्ति के कारण लोभ का आवरण उपस्थित होता है। और लोभ की उपस्थिति में मनुष्य अपने सतपथ से दूर हो जाता है, कुपथ का अनुसरण करने लगता है। मतलब व्यक्ति क्या अच्छे कार्य करने बंद कर देता है और क्या जो कुपथ होता है, बुरे कार्य वो करना शुरू कर देता है। मनुष्य के जीवन में गतिशीलता और क्रियाशीलता का महत्व देखें। क्या मनुष्य के जीवन में गतिशीलता अथवा क्रियाशीलता का क्या महत्व वो देखें। तो जीवन के प्रति सुंदर और स्वस्थ कल्पना में गतिशीलता प्रदान करने की अपूर्व क्षमता समाहित रहती है। क्या जीवन के प्रति सुंदर और स्वस्थ कल्पना में गतिशीलता प्रदान करने की अपूर्व क्षमता समाहित रहती है। गतिशीलता मानव जीवन की विशेषता है। मनुष्य सदा चाहता है कि वह अपने आप को अग्रिम पंक्ति में स्थापित करे, और ऐसा तभी संभव जब वह सदा क्रियाशील रहे और आगे बढ़ने का प्रयास करता रहे। स्थावर बन जाने से मतलब जो जड़ व्यक्ति बन जाता है कि जो जिसकी सीखने की इच्छाएं कम हो जाती है, उनके लिए कहा जाता है कि स्थावर बन जाने से या अक्रियाशील रहने से विकास कभी भी संभव नहीं होता। व्यक्ति का विकास कभी भी नहीं होगा यदि वो सोच ले कि नहीं मुझे कुछ भी सीखना नहीं है, क्योंकि यदि उसके पास कोई बाधा नहीं आएगी तो उसको सीखने का अवसर भी नहीं मिलेंगे। सृष्टि में अवतरित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति विकास प्रिय होता है। क्या? दुनिया में जो भी आदमी होता है वो सब चाहते हैं कि दुनिया का भी विकास हो और उसका खुद का भी विकास हो, परंतु विकास की अंध प्रवृत्ति मानव और पर्यावरण के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करती है। कि विकास कैसा हो, कई लोग सोचते हैं कि विकास कैसा होना चाहिए, अंधा विकास होना चाहिए। मतलब कि जैसे एक व्यक्ति ने 10 प्लॉट बना लिए, 20 प्लॉट बना लिए और ऐसे करके बहुत सारे संसाधन इकट्ठा कर लिए, जबकि उसको उसकी इतनी आवश्यकता थी ही नहीं। प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा की आंधी में जब कोई व्यक्ति या देश अंधा हो जाता है तब विवेक की ज्योति उसे दिखाई नहीं देती। तो क्या विवेक की ज्योति उसे दिखाई नहीं देती है। इसके बाद वह निरंतर गलत मार्ग का अनुसरण करने लगता है। दूसरों के हित अहित से ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कोई प्रयोजन नहीं रहता। मतलब दूसरे के दुख से, दूसरे की खुशी से उसको ज़्यादा मतलब नहीं होता है। वे लोग विकास प्रिय होते हैं वे क्या तात्कालिक सफलता के लिए उतावलेपन का शिकार नहीं होते हैं। क्या? जो लोग क्या होते हैं विकास प्रिय होते हैं वो क्या होते हैं, वो तात्कालिक या जो फटाफट से सफलता मिलती है उसके लिए उतावलेपन का शिकार नहीं होते। व्यग्रता का प्रदर्शन तो वे करते हैं जो कर्तव्य को गौण और फल को प्रधान मानते हैं। क्या? तो कर्तव्य को तो गौण मानते हैं और फल को क्या मानते हैं? प्रधान मानते हैं। ऐसे लोगों में आत्मबल का अभाव रहता है और साधन की कमी रहती है। क्या? ऐसे लोगों में क्या होता है? आत्मबल का तो अभाव रहता है और साधनों की कमी रहती है। तो ऐसे लोग या तो दूसरों के कंधों पर सवार होकर आगे बढ़ना चाहते हैं अथवा दूसरों के बढ़ते कदम को पीछे खींचने का अनुचित प्रयास भी करते हैं। वस्तुतः वही प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा विकास के अंतर्गत मानी जा सकती है जो दूसरों की प्रगतिशीलता में बाधा ना पहुंचाए। क्या? कि वही प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा विकास के अंतर्गत मानी जा सकती है जो क्या दूसरों की प्रगतिशीलता में बाधा ना पहुंचाए। अब मनुष्य की बात करें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज का निर्माण व्यक्तियों के परस्पर सहयोग पर ही आधारित है। क्या? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज का निर्माण क्या व्यक्तियों के परस्पर सहयोग पर आधारित होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सहयोगात्मक भावना अपनानी चाहिए। जल की एक स्वतंत्र बूंद तुच्छ प्रतीत होती है। क्या? जल की एक स्वतंत्र बूंद क्या एक तुच्छ प्रतीत होती है, किंतु जब बहुत सारी बूंदें एक साथ इकट्ठी होती है तो वो क्या बन जाती है? सागर का रूप ले लेती है। इसी तरह देखें तो कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक श्रम और व्यय के बाद भी सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने की संभावना बहुत ही कम रहती है, परंतु यदि किसी कार्य को परस्पर सहयोग से किया जाए तो अल्प श्रम मतलब बहुत कम मेहनत और अल्प व्यय से ही उस कार्य के सफलतापूर्वक संपन्न होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। परिश्रम और सहयोग एक दूसरे का अनुपूरक है। जहाँ इन दोनों का सम्मिलित उपयोग हो वहाँ सफलता भी निश्चित ही मिलती है। अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो सुंदर जीवन वही है जिसमें परिश्रम, उत्साह, सहयोग, आशा, विश्वास, शांति, अहिंसा, गतिशीलता और सकारात्मक विकासात्मकता का समावेश हो।
सृष्टि में अवतरित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन्हीं आदर्शों के आधार पर अपने लक्ष्य का निर्धारण या निर्माण करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा सद्मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। साधनों की सीमितता और व्यक्तिगत क्षमता के अनुरूप कल्पना करने से ही उसकी सार्थकता संभव है। जीवन की सुंदरता के लिए ठोस संकल्पों की आवश्यकता होती है, खोखली कल्पनाओं मात्र की नहीं। तो इस तरह हमने पार्ट 1 देखा। पार्ट 1 के जरिए हमने निबंध 3 निबंधों को पढ़ने की कोशिश की। तो ये लगभग 45 मिनट का वीडियो बन गया है। तो हमारी ये एक नया इनिशिएटिव है जिसमें क्या हम एसेस को देखेंगे। ऐसे का मतलब जो निबंध है, निबंध लेखन को देखेंगे और कुछ निबंधों को इसके जरिए, उदाहरणों के जरिए पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये आपको वास्तव में एक नया प्रोस्पेक्ट्स, मतलब एक नया नज़रिया देगा जिसमें आप आंसर किस तरह से लिखा जाता है, आंसर किस तरह का होना चाहिए, और यदि सोने पे सुहागा हो जाए कि इन्हीं में से यदि कोई परीक्षा में आ जाए तो आपके लिए बेहतर साबित होगा ये हमारा नया इनिशिएटिव। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और अगले पार्ट भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू।